दी जाएगी अगले सीडीएस के चयन की? और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दुखद खबर को मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत आगे का सोचते हैं। ये उनकी कार्यशैली हम सभी जानते हैं, तमाम अवसरों पे हमने देखा इस बात को। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जेहन में ऑलरेडी एक दूसरा नाम आ गया होगा और उस नाम को लेकर सीसीएस में संभव है कि वो कोई चर्चा भी कर लें। तो इसमें मुझे तो कोई संदेह नज़र नहीं आता है कि उनका काम ऑलरेडी शुरू हो गया होगा। किसी नतीजे पर पहुँच पाए होंगे कि नहीं, इस बारे में निश्चित तौर पर मुझे संदेह रहेगा कि क्या आज की बैठक में ही उस पर मुहर लग जाती है, इसमें मुझे थोड़ा संदेह रहेगा। सौरभ, मनीष, इस हवाले से आप क्या बता पाएंगे, क्योंकि जब सीडीएस का पद क्रिएट किया गया उस वक्त सर्विंग चीफ थे जनरल रावत और शायद सबसे सीनियर भी थे और उनको स्वाभाविक तौर पर यह पद दिया गया, लेकिन आज इस वक्त जो चीफ्स हैं ऑलरेडी उनका अभी टेन्योर काफी बाकी है और इसके अलावा कुछ लोग जो है हाल में रिटायर हुए हैं। जी सौरभ, जैसे सीसीएस की मीटिंग हुई, ये बिल्कुल तय था कि एक स्टेटमेंट के तहत ये बताया जाएगा कि इस समय की सिचुएशन क्या है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। आपका दूसरा सवाल था कि सीडीएस कौन बनेगा आगे, तो मैंने उस समय बहुत ही सहज शब्दों में बोला, लेकिन अभी आपको बता दें कि इस समय अगर आप देखेंगे तो सीडीएस के तौर पर, सीनियरिटी के तौर पर जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं उसमें एडमिरल करमबीर जो कि फॉर्मर नेवी चीफ हो गए हैं, उसके अलावा एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स चीफ हैं। उनके अलावा अगर कोई और होता है, जनरल नरवणे भी आने वाले समय पर रिटायर होने वाले हैं, तो इन सब चीजों को देखते हुए एक अंतरिम सीडीएस के तौर पर, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि डिप्टी उनका सीडीएस के तौर पर पदभार पूरा संभाले या आईडीएस जो है इंटीग्रेटेड ऑफ डिफेंस स्टाफ वो इसका काम देखे और आने वाले टाइम पर एक और सीडीएस के तौर पर किसकी नियुक्ति हो, तो ये एक सोचे समझे तरीके से ये हो सकता है। आप अगर नाम के हिसाब से बोले तो सर्विंग ऑफिसर्स और नॉन सर्विंग ऑफिसर्स में यह बिल्कुल तय है कि अगर वो रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर्स में देखते हैं तो एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ एक तरीके से, या फिर जनरल रणवीर सिंह, उसके अलावा जो फॉर्मर रिटायर्ड चीफ में से एडमिरल सुनील अंबा, ये वो ऑफिसर्स हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्रधानमंत्री हमेशा सरप्राइज करते हैं, इसीलिए यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि आने वाले समय में कौन सीडीएस बनेगा। लेकिन हां, यह बिल्कुल क्लियर है कि बैक ऑफ द माइंड उनके बिल्कुल तय हो गया होगा और इसीलिए शायद सीडीएस की बैठक कॉल ऑफ हुई, क्योंकि ये जो अकस्मात स्थिति पैदा हुई है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए या फिर उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यह बैठक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अब कौन बनेगा सीडीएस, और सीडीएस या इंतरिम सीडीएस होगा जो कि उनका पदभार संभालेगा और कार्यभार संभालेगा, ये भी इसकी भी संभावनाएं बनती हैं। सौरभ साहब, आप इसके बारे में क्या बता पाएंगे? हाल के वर्षों में या दशकों में हमने ऐसी कोई आकस्मिक परिस्थिति बनती देखी नहीं और अगर ऐसा होता भी तो अमूमन एक लाइन ऑफ सक्सेशन तय होती है, लेकिन सीडीएस के तौर पर अब दूसरी नियुक्ति जो होगी इसके लिए क्या कोई तय प्रक्रिया है? ये देखिए, भारतीय सेना में हर एक पोजीशन के लिए ये तय होता है कि अगर अचानक उसको कुछ हो गया, वो नहीं है, तो तत्काल रूप से कौन उसका कार्यवाही उसका पदभार संभालेगा। ये ऑलरेडी हमारे एसओपी में होता है, हर एक पोस्ट के लिए होता है, वो सीडीएस से लेकर के जूनियर मोस्ट ऑफिसर तक होता है। तो हमारी जो एसओपी होगी उसमें ये पहले से तय होगा और जैसा कि मैं मानता हूं कि जो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष होंगे वो तत्कालीन रूप से वो सीडीएस की कार्यभार की उनकी कोई भी जिम्मेवारी होगी तो वो उनको दी जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक कि भारतीय नेतृत्व जो है वो दूसरे सीडीएस का चयन नहीं कर लेता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। पांडे साहब, पूरे देश में आज इस वक्त जो है जनरल रावत के निधन को लेकर शोक है और इसके साथ साथ उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उनको लेकर भी आज बात हो रही है कि पहले सीडीएस के तौर पर उनको उस काम की शुरुआत करनी थी जिसके बारे में सिर्फ हमारे देश में चर्चाएं हुई थी, सोचा गया था कि ये पद होगा तो हमारी आगे की हमारी सैन्य जरूरतों को वो कैसे देखेंगे। जनरल रावत ने उस पर बहुत काम किया था, अब उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कारगिल युद्ध के बाद जो खामियां हमें महसूस हुई थी कि जो तालमेल होना चाहिए, एक ज्वाइंटमैनशिप और ये ज्वाइंट ऑपरेशंस जो होते हैं तीनों सेनाओं के बीच में, और तीनों सेनाओं के बीच में भी जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में जो एक लिंक होता है वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था ढीला पड़ा है, तो उसको जोड़ने की आवश्यकता महसूस तब से की जा रही थी। अगर आपने देखा हो लगभग 2 दशकों तक सीडीएस की डिमांड होती रही और उसके बाद काफी सोच विचार के बाद, क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी थी, कुछ ऐसे कारणों से जिसको कि कोई भी समझ सकता है, तो लेकिन अगर हम सही दिशा में सही कदम उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव
नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके स्थान होता नहीं। अब जहां तक रही बात जो एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, देखिए अभी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। समस्या होती थी कि तीनों सेनाएं अगर कोई मंगाती थी, तीनों अपना अलग अलग प्रिक्रूटमेंट करती थी। तीनों के जो डेवलपमेंट होते थे टेक्नोलॉजिकल या एमुनिशंस का कोई अगर ऑर्डर प्लेस करना है, लॉजिस्टिक इश्यूज जो होते थे वो तीनों अलग अलग 3 रूप में करते थे। लेकिन अब जब से सीडीएस का चयन हुआ और उनकी जो नियुक्ति हुई, उसके बाद से जो हमारे कॉमन ऑर्डर्स होते थे उनके बीच में एक लिंक लिया गया और उसके बाद प्रक्रिया को ऐसा सरल बनाने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं इसको। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके बीच में तालमेल बिठाना ये एक टेढ़ी खीर थी, जो कि सीडीएस जनरल रावत ने बहुत होशियारी के साथ और चतुराई के साथ उसको हैंडल किया और धीरे धीरे जो है जो खामियां थी, जो गैप्स थे, उनको भरने की आवश्यकता थी। निश्चित रूप से उनके जाने से तीनों सेनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और आवश्यकता है अब इस जो उन्होंने एक पौधा लगाया था, अब उसको कैसे हम पानी के साथ अपने समझदारी के साथ उसको बढ़ाएं और उसको पनपने दें। और जो सबसे बड़ी आवश्यकता है तालमेल की तीनों सेनाओं के बीच में, उसको कैसे बिठाएं, क्योंकि ज्वाइंट मैनशिप अगर नहीं होती, ज्वाइंट ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, तीनों सेनाएं जो मिलकर लड़ती हैं कई जगह, वो प्रभावित होते हैं। और अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो तो कहते हैं कि सेनाएं जो है वो सही दिशा में नहीं आगे बढ़ पाती और जो मिशन कंप्लीशमेंट की आवश्यकता होती है वो प्रभावित होती है। अभी हमको देखना होगा, निश्चित रूप से जो परंपरा रही है कि जो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष इसमें होंगे तीनों में, उनको उनका चयन किया जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा निर्णय लिया जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसका कारण यह है कि अभी हमारी वर्तमान आवश्यकता क्या है। पॉलिटिकल विल, जिसका मैंने कहा मिलिट्री विल एक अलग एलिमेंट है और पॉलिटिकल विल अलग है, और स्ट्रेटेजिकली हमको देखना होगा, क्योंकि एलएसी एलओसी दोनों पर ही थोड़ा सा तनाव है और हमें दोनों पर ही निगाह रखनी होगी। तो निश्चित रूप से एक अनुभवी और एक कुशल, इसमें केवल एक चीज अगर आप स्पष्ट कर सकें, आप और साया साहब, पहले पांडे जी आप ही, कि हमारे यहां पर इस पद के साथ ही सक्सेशन के लिए क्या ये नियम है कि जो भी तीनों सर्विंग चीफ्स होंगे उन्हीं में से कोई एक सीडीएस बनेगा या उनके अलावा भी कोई हो सकता है? देखिए वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि कोई और बन पाएगा। प्रैक्टिकली तो तीनों सेनाओं के जो लोग हैं वही बनेंगे। तीनों सेनाओं में जो सबसे सीनियर जो होगा, जैसे एक पहले जब सीडीएस रावत साहब नहीं थे तो उसके पहले चीफ ऑफ स्टाफ का जो एक ओहदा होता है, तीनों सेनाओं में जो सेनाध्यक्ष बड़ा होता है उसको चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता है। तो वो तीनों, लेकिन उसमें भी जो है उसकी नियमावली बनी थी कि वो जब मिलेंगे वो एक निश्चित रूप से एक प्रारूप के अनुरूप मिलेंगे और उसके डू एंड डोंट्स भी थे। तो अब सीडीएस के आने के बाद वो थोड़ा सा सेकंड लेवल पर आ गया था। तो निश्चित रूप से कोई भी किसी से भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो यही कहेगा कि तीनों सेना अध्यक्षों में से जो भी सीनियर मोस्ट है, ही विल टेक ओवर एज सीडीएस। हमारे डिफेंस सेनेटर है मनीष प्रसाद। दरअसल उन तक जो कुछ जानकारियां आ रही हैं उसमें एक विकल्प शायद ये भी है कि जो रिसेंटली रिटायर्ड चीफ्स हैं उनको भी शायद कंसिडर किया जा सकता है। क्या ऐसी कोई परिपाटी रही है हमारे यहाँ, कभी ऐसा कोई उदाहरण देखने में आता है? साय साहब, आपकी आवाज सौरभ, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। जरा अपने लोगों अब आप मुझे, कि मेरा ऑडियो शायद अनम्यूट तो नहीं हो गया वहां से? मेरा सवाल आप तक पहुंच पाया साय साहब? अब बहुत धीमे आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। मैं आपसे कह रहा था कि मनीष हमारे डिफेंस एडिटर हैं, उनकी जानकारी में आया है कि शायद जो कुछ अभी हाल ही में रिटायर हुए चीफ्स हैं उनको भी शायद कंसिडर किया जा सके। आपको यह मुमकिन लगता है? हो सकता है। देखिए ये परिपाटी तो नहीं है, इस पर नियम तो अभी बने नहीं है, लेकिन जब सीडीएस बनते हैं तो उनको एक रिटायरमेंट एज के बाद एक खास अवधि का तक सेवा करने की अनुमति दी जाती है। अगर उस अवधि तक, उस एज तक कोई रिटायर्ड चीफ हैं तब तो शायद ये प्रक्रिया आसान हो पाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उस अवधि को भी, उस उम्र को भी वो पार कर चुके हैं, तब उनको सीडीएस बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, फिर आपको तो नियम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई रिटर्न अभी तक परिपाटी है नहीं। ये पहली बार सीडीएस का चयन किया गया था और मेरी जानकारी में तो नहीं है। जी ठीक। मनीष, क्योंकि आपने ये बात बताई थी, अभी और क्या जानकारी आपसे मिल रही हैं? अगले सीडीएस के चयन के लिए प्रक्रियाएं जो बनी थी वो एक्टिव हो चुकी हैं? देखिए कंसिडरेशन वही है,
जो रिसेंट रिटायर्ड हैं, उसके अलावा जो इंटरिम सीडीएस के तौर पर जो अभी डिप्टी हैं, शायद वो उनका कार्यभार संभाले, ऐसा एक अलग अलग तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है। और उसके बाद क्योंकि रिसेंट टाइम पर और जो चीफ्स हैं वो रिटायर होने वाले हैं, हो सकता है उनमें से किसी का नाम आगे ये किया जाए। लेकिन एक जिस तरीके से अभी बता भी रहे थे ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर बता रहे थे कि एक कोई रूपरेखा नहीं है, तो इसीलिए ये सीसीएस की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे नाम इसमें कंसिडर किए जाएंगे। जो हमें रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटरिम एक सीडीएस होंगे, उसके बाद आगे ये देखा जाएगा, तय किया जाएगा कि कौन सीडीएस बनेगा। लेकिन इस समय की प्राथमिकता के आधार पर एक जो उनके डिप्टी हैं, यानी जो आप इसे आप जैसे सिस्क थे पहले, या फिर उसके बाद चीफ ऑफ आईडीएस, तो इस तरीके से ये इंटरिम सीडीएस के तौर पर ये पदभार संभालेंगे और फिर उसके बाद काम करेंगे। लेकिन जो बाकी फुल कंप्लीट सीडीएस यानी फुल कंप्लीट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगा, वो आने वाले समय पे तय किया जाएगा। जी ठीक है। हमारे साथ लगातार देवेंद्र पराशर भी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अब यहाँ से आगे परिस्थितियां कैसे बढ़ेंगी ये देखना होगा। और जो हम सुबह दिन में हम जो बात कर रहे थे देवेंद्र की, रक्षा मंत्री जो हैं वो पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं, उसको लेकर के कोई कंफर्मेशन है कि कल क्या ऐसा होगा? जी हाँ, निश्चित तौर पर सर, अब कल ऐसा होगा। कल दोपहर 12 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बारे में बयान दे सकते हैं। 12:02, 12:05 के आसपास हमें ये समय बताया जा रहा है। तो कल वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। हालांकि वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देखें तो आज ट्वीट के मार्फत ये सारी चीज़ें बता दी गई है। लेकिन जब सेशन चल रहा होता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर अगर जानकारी देनी हो तो सांसदों को सरकार के मंत्री फ्लोर ऑफ द हाउस में ही बताते हैं और वहाँ जाकर ये सारी जानकारी देते हैं। तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी वो बयान देंगे। फिलहाल अभी 7 एल जो कि प्रधानमंत्री का निवास स्थान भी है, यहाँ पर सीसीएस की बैठक चल रही है, जिसमें सारे प्रमुख मंत्री जो कि सीसीएस के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के अलावा। और बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में है, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में है, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में है, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये सारे लोग सीसीएस का पार्ट है। और फिलहाल ये बैठक अभी जारी है। बैठक खत्म होने के बाद संभव है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाए, अगर दिया जाना होगा तो। ठीक, अगर पांडे साहब एक बार हमें और आप इस बारे में बता सकें कि जब सीडीएस के पद की परिकल्पना की गई थी, अभी भी हम ये मानते हैं कि हमारे जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो हमारी सेनाओं के तीनों अंगों के चीफ तो वही हैं, यानी डायरेक्ट ऑपरेशनल हेड तो वही हैं, तो उनके साथ साथ सीडीएस को फर्स्ट अमंग्स इक्वल्स कहा गया है। तो सीडीएस की भूमिका कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं जो कि आपने प्रश्न उठाया था कि कोई बन सकता है कि मसला। दो कारण हो सकते हैं किसी और परिपाटी को शुरू करने में। पहली तो ये कि जो सीडीएस होना चाहिए वो सर्वाधिक अनुभवी होना चाहिए। और अनुभव के मामले में अभी देखा जाए तो पिछले गत 1 वर्ष में ही हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बदले हैं। औसतन 1 साल का समय बता रहा हूं। तो अभी जो सेना अध्यक्ष रहते हुए उनका अनुभव है वो लगभग साल भर का, 1.5 साल का है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जो चीफ अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं तो उनका अनुभव डेफिनेटली पूरा टेन्योर कर चुके हैं चीफ का, वो एक कारण हो सकता है कि भाई अनुभवी होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सीडीएस, उस मद्देनजर हो सकता है कि जो रिटायर्ड हो उनको कंसिडर किया जाए। दूसरी बात, क्योंकि ऐसा नियम है नहीं, तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर हमारे पास पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो इसका भी प्रारूप तैयार किया जाता है और उसको भी जो है वो नियमावली में बदलाव करके और उसको लागू किया जाता है। तो संभावनाएं जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि शून्य है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ और भी करना होगा और शायद यही कारण है कि सीसीएस की मीटिंग हो रही है। दूसरी बात जो आपने अभी प्रश्न किया कि जो कहां से लाइन शुरू होती है, कहां लाइन खत्म होती है। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि जब तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बिठाने की आवश्यकता है, बस वहां से सीडीएस की लाइन शुरू हो जाती है। तो जो भी तीनों सेना अध्यक्ष हैं वो अपनी डेवलपमेंट्स जो भी होता है स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल, वो दोनों सीडीएस को बताते हैं। और सीडीएस जब देखता है कि कहीं इनके बीच में कहीं कोई तालमेल में कमी तो नहीं है या कुछ हो सकता है, या एक एलिमेंट जो कि ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं नेटवर्किंग का, कंप्यूटर सिक्योरिटी अगर नेवी में अच्छी है तो निश्चित रूप से वो फीड कर रहे हैं सीडीएस को। तो सीडीएस को पता है कि नेवी एक अच्छा साइबर सिक्योरिटी में अच्छा है, तो वो बाकी सेनाओं कर सकते हैं कि भाई आप इनको, हालांकि नियमों के हिसाब से आपस में एक दूसरे से मिलकर शेयर करना चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन इतनी बारीक इंफॉर्मेशन हर क्षण आपस में शेयर करना प्रैक्टिकल नहीं है वो।
तो जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं हमारी सेनाओं की कार्यप्रणाली में, अगर वो सीडीएस की जानकारी में है तो वो बाकी सेनाओं को भी बता सकते हैं। नंबर 2 जी, जो प्रोक्योरमेंट का, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा था प्रोक्योरमेंट का, कि हम जो हेलीकॉप्टर्स आते थे, आर्मी अपनी डिमांड देती थी, एयरफोर्स अपना डिमांड देती थी, नेवी अपना डिमांड देती थी, तो अब तीनों मिलकर अपना डिमांड देंगे सीडीएस को, और फिर क्योंकि डील करने में आसानी होगी। अब हम सब जानते हैं कि व्यावसायिक नियम है कि जब हम डील करते हैं तो डीलिंग में बेहतर होता है अगर हमारा ऑर्डर स्ट्रांग है और हम उसको कस्टमाइज करके अपना जो हेलीकॉप्टर या जो भी जहाज हम चाहते हैं या जो भी अस्त्र शस्त्र